गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के पेपर फिफ्थ यानी पाँचवें पेपर के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम प्लेटो के साम्यवाद की बात कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने उसके संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना देखी है। आज हम उसके साम्यवाद के दूसरे हिस्से की बात करेंगे जो बेहद संवेदनशील रहा और प्लेटो के ज़माने में भी और तब से लेकर आज तक, यानी ये जो 2500 साल की यात्रा है उस तक में ये आलोचना का मूल्यांकन का विषय रहा है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो द्वारा दिए गए पत्नियों के साम्यवाद की बात समझाने का प्रयास करूंगा। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। बात वही है कि जो अभिभावक वर्ग है, गार्जियन क्लास, उसी के लिए उसने इस साम्यवाद की व्यवस्था भी की है। संपत्ति से मुक्त पहले कर चुका है, अब वो इस संरक्षक वर्ग को स्त्रियों से भी या उनकी आसक्ति से भी मुक्त कर रहा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि परिवार और संपत्ति ये दो ऐसे आकर्षण हैं जो एक आदर्श राज्य की स्थापना में बाधा खड़ी करते हैं और मनुष्य की जितनी भी दुर्बलताएं हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन दो से ही अंतर संबंधित होती है। अब पहले हम देखें कि पत्नियों के साम्यवाद के पीछे उसके तर्क क्या क्या हैं। पहला तर्क उसने दिया है कि इसके माध्यम से वो संरक्षक वर्ग को परिवार के मोह से मुक्त रखना चाहता है। देखिए, आकर्षण या मोह शक्ति भी है और कमजोरी भी। प्लेटो का मानना यह है कि जिस संरक्षक वर्ग के हाथ में राज्य का पूरा प्रशासन है, सारे अधिकार हैं, अपने आदर्श राज्य के निर्माण में जो एक अहम भूमिका निभाने वाला है, यदि उसके पास परिवार का आकर्षण होगा तो वो अपने कार्यों का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाएगा। और ऐसा भी कई बार होता है, आपने कई कहानियों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि मान लीजिए आपके ही कुल का कोई व्यक्ति आपके समक्ष किसी अपराध के सिलसिले में आ गया तो निर्णय करते वक्त आप थोड़ा लड़खड़ा जाएंगे। प्लेटो ये मानता है और इसके पीछे उसने कहा है ये मनुष्य का स्वाभाविक एक रिएक्शन है, ऐसा होता है। दूसरा, परिवार दायित्व का नाम भी है, जिम्मेदारियां होती हैं, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। अब यदि उसका जो ये अभिभावक वर्ग है, जो गार्जियन क्लास है, यदि वो इनमें उलझ गया तो राज्य में जो शासन के बड़े दायित्व हैं उन पर इनका असर पड़ेगा। प्लेटो ये मानकर चल रहा है, क्योंकि एक बात उसको यूँ समझिए कि दिन 24 घंटे का ही होता है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। आप देखते होंगे अक्सर अखबारों में, टेलीविज़न में, आप जो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते होंगे कि साहब फलां प्रधानमंत्री इतने घंटे काम करते हैं, इतने घंटे बहुत कम सो पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो दिन तो उनका भी 24 घंटे का ही है ना। दिखती सी बात है, यदि कहीं आप समय बढ़ा रहे हैं तो कहीं समय कट भी रहा है। प्लेटो इस बात पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस है। अगला बिंदु, राज्य में एकता स्थापित करने के लिए कि अभिभावक वर्ग को यदि वो इन दायित्वों से मुक्त रखेगा, संपत्ति से और परिवार से, तो राज्य में एक सावयव एकता स्थापित होगी। क्योंकि उसके जो फिर ये संरक्षक वर्ग है
वो बिल्कुल एक समान प्रवृत्ति का होगा, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, अंतर नहीं होगा, और आपस में टकराव नहीं होंगे, ना राज्य से ना अन्य वर्गों से। अगला बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने स्त्री पुरुष समानता का समर्थन आज से 2250 साल पहले कर दिया था, जबकि आज आप देखिए, आज हम और आप तो आधुनिक युग में जी रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों में आज भी स्त्री पुरुष समानता नहीं है, लेकिन प्लेटो उस जमाने में अभिभावक वर्ग में या संरक्षक वर्ग में स्त्रियों को पुरुषों के समान भागीदारी दे रहा है। और इसके पीछे उसकी मान्यता ये है कि केवल चूल्हा चौकी, बच्चे को जन्म देना, उनका लालन पालन, ये जिम्मेदारी नहीं है स्त्रियों की, बल्कि वो शासन में भी एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन अब दूसरे पहलू पर आइए, वो ये भी जानता है कि जीवशास्त्र विज्ञान की दृष्टि से संतान को जन्म देने की जो प्रक्रिया है, ईश्वर ने वो केवल स्त्रियों को दी है, और यदि वो इस पर उलझ गई तो शासन नहीं कर पाएगी, समाज के कार्यों में भूमिका निभा नहीं पाएगी। इसलिए वो उसे इन चीज़ों से मुक्त रखना चाहता है। अगला बिंदु, शेष संतति की प्राप्ति। आप देखिए, उसने तो यहाँ तक कहा है कि जो उसका अभिभावक वर्ग है, गार्जियन क्लास है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं, इनमें अन्य जो व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाएं होती हैं विवाह के पश्चात, वो होंगी, लेकिन कोई बंधन नहीं होगा कि कोई किसी पे दावा नहीं कर सकता है कि ये मेरा पति है या मेरी पत्नी है। और इसके पीछे उसकी मान्यता एक बायोलॉजिकल है, जीवशास्त्रीय है, कि ऐसे लोगों के जो संतानें उत्पन्न होंगी वो बहुत योग्य, दक्ष और कुशल होंगी और राज्य की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आएंगी। ये उसने कुछ तर्क दिए हैं अपने स्त्रियों के या पत्नियों के साम्यवाद के संदर्भ में। अब इसके पीछे एक तर्क वो और देता है स्त्री पुरुष समानता का, जो आप इक्विलिटी, समानता आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, आप देखते होंगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो चीज़ें हैं, इसको लेकर समाज बटा हुआ है, समाज में विभाजन है। यहाँ पर प्लेटो स्त्रियों को समान दर्जा दे रहा है। उसने ये माना है कि संरक्षक वर्ग क्योंकि एक साथ रहेगा, एक साथ खाएगा पिएगा, इनके समूह में जहाँ स्त्री पुरुष शामिल हैं, जो संतानें जन्म लेंगी वो किसी का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होंगी, बल्कि पूरे समूह की जिम्मेदारी होंगी। और क्योंकि पूरे समूह में हर एक में अलग अलग गुण हैं, योग्यताएं हैं, दक्षताएं हैं, कुशलताएं हैं, तो उनको इन बेहतरीन व्यक्तियों के साथ पलने बढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक ऐसी योग्य संतति सामने आएगी जो कि राज्य के विकास के लिए एक अहम योगदान दे पाएगी। तो यहाँ पर एक तो उसने ये किया कि उसने बनाया एक संयुक्त परिवार, दो व्यक्ति पति पत्नी नहीं हैं, उनके बच्चे उनके व्यक्तिगत नहीं हैं। जितना संरक्षक वर्ग एक स्थान पर निवास कर रहा है, जैसे हमने पहले देखा था कि एक जगह उनके रहने की जगह होगी, खाना पीना उनका सामान्य होगा, एक साथ वो लोग रहेंगे, तो वहाँ पर किसी का किसी पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, इसमें सामाजिकता में वृद्धि हो, बच्चे सबकी जिम्मेदारी होंगे, तो उनके प्रति संरक्षक वर्ग जब जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो वो अपने जो राजकार्य हैं उनको भी ठीक से कर पाएंगे और अच्छी संतति की प्राप्ति भी इसके माध्यम से राज्य को हो पाएगी। धन्यवाद।